हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देन क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 बरनौ के लिए। पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 9 का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे और आज हम शुरू करेंगे त्रिभुज और समांतर रेखाएं। प्रश्नावली 9B में है त्रिभुज और समांतर रेखाएं और इसमें प्रमेय है, प्रमेय नंबर 26 और प्रमेय नंबर 27। प्रमेय नंबर 26 में है आपका मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। तो मध्य बिंदु प्रमेय जो है एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए मिड पॉइंट थ्योरम को सिद्ध करेंगे इस क्लास में। तो इसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस क्लास में, इस चैप्टर में त्रिभुज और समांतर रेखाएं चैप्टर में क्या क्या है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रमेय नंबर 26 है, प्रमेय नंबर 27 है और एक मुख्य ज्यामितीय परिणाम है। इसके बाद जो है हम मिड पॉइंट थ्योरम को सिद्ध करेंगे, क्योंकि यह एग्जाम में, देखिए एग्जाम में आया हुआ है, तो एग्जाम में भी आता है कि सिद्ध करें, मध्य बिंदु प्रमेय को सिद्ध करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय यह है मिड पॉइंट थ्योरम इंग्लिश में कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। तो त्रिभुज की दो भुजाओं, मान लें ए बी और ए सी, दो भुजाओं का मध्य बिंदु ई और एफ है। तो ई और एफ को मिलाने वाला रेखाखंड ई एफ जो होगा, दो रेखाखंड होगा ए बी और ए सी, इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड ई एफ होगा। तो तीसरी भुजा कौन सा बचा? बी सी। बी सी के समांतर होगा और इसका आधा होगा, यही होता है। तो यहाँ पर जो है ए बी और ए सी का मध्य बिंदु ई और एफ है, तो इसलिए मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ई एफ जो होगा तीसरा रेखाखंड बी सी के समांतर होगा और उसका आधा होगा। ई एफ बराबर 1/2 बी सी होगा। यही मिड पॉइंट थ्योरम है आपका। मान लीजिए कि दो भुजा यह लेते हैं, दो भुजा ले लिए ए बी और ए सी ले लिए। ठीक है, ए बी और ए सी ले लिए, इसका मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड ई एफ जो है, तो ये दो भुजा ले लिए, तो तीसरी भुजा कौन सा बचा? बी सी। तो ई एफ जो है तीसरी भुजा बी सी के समांतर और उसका आधा होगा ई एफ। अब मान लीजिए हैं कि दो भुजा ले लिए ए बी और बी सी ले लिए, तो ए बी और बी सी ले लिए, तो ए बी का मध्य बिंदु हो गया ई और बी सी का मान लेते हैं मध्य बिंदु हो गया डी हो गया, मध्य बिंदु डी हो गया। तो ए बी और बी सी का मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड ई डी जो होगा डी ई, वो तीसरी भुजा कौन सा बचा? ये दोनों भुजा का मध्य बिंदु ले लिए, तो तीसरी भुजा बचा ए सी। तो जो डी ई होगा ए सी के समांतर होगा और ए सी का आधा होगा। डी ई जो होगा, डी ई समांतर होगा ए सी के और जो है डी ई जो है डी बराबर होगा 1/2 ए सी। इसी प्रकार जो है मान लेते हैं कि दो भुजा ले लिए ए सी और बी सी ले लिए, दो भुजा ए सी और बी सी ले लिए, ए सी का मध्य बिंदु एफ है और बी सी का मध्य बिंदु डी है। तो दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड डी एफ जो होगा या एफ डी जो होगा, तीसरी भुजा, यह दोनों भुजा ले लिए, तो तीसरी भुजा कौन सा बचा? ए बी। तो एफ डी जो होगा या डी एफ एफ डी जो होगा समांतर हो जाएगा ए बी के, तीसरी भुजा ए बी बचा, तो तीसरी भुजा ए बी के समांतर हो जाएगा और एफ डी जो होगा 1/2 ए बी होगा, तीसरी भुजा का आधा होगा। यही आपका मिड पॉइंट थ्योरम। इसको हम सिद्ध करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इस क्लास में और क्या है इस चैप्टर में। तो प्रमेय नंबर 27 में है प्रमेय नंबर 26 का विलोम, उसका उल्टा। त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लेते हैं त्रिभुज का एक भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु ले लेते हैं ई, ले लेते हैं ई। त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर, किसी अन्य भुजा के समांतर, ई ए बी का मध्य बिंदु हम ए ले लिए, तो इस भुजा के बी सी के समांतर या ए सी के समांतर एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो होगा तीसरी भुजा को उसके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो ए बी का मध्य बिंदु ई ले लिए, तो एक अन्य भुजा के समांतर मानते हैं कि बी सी का समांतर हम खींचेंगे, बी सी के यदि समांतर खींचेंगे तो यह जो है ए सी के ये मध्य बिंदु को प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये ए सी का एफ जो है, यदि हम बी सी के समांतर इसको खींचेंगे तब ए सी के ये मध्य बिंदु को प्रतिच्छेद करेगा, एफ पर प्रतिच्छेद करेगा। उसी तरह से यदि है कि ए बी का मध्य बिंदु ई ले लिए और यदि ए सी के समांतर खींचेंगे, ए सी के समांतर इस तरह से खींचेंगे, तो यह बी सी के मध्य बिंदु को प्रतिच्छेद करेगा, बी सी के यह मध्य बिंदु को प्रतिच्छेद करेगा, डी को प्रतिच्छेद करेगा।
तो आप लोग समझ गए। इसी तरह से मान लेते हैं कि एफ मध्य बिंदु ले लिए, ए सी का एफ मध्य बिंदु है, ठीक है, और ए बी के समांतर यदि खींचेंगे, ए बी के समांतर खींचेंगे तो यह जो है तीसरी भुजा जो है, तीसरी भुजा को उसके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये आपका हो गया प्रमेय नंबर 27। प्रमेय नंबर 26 का ये विलोम है। और एक है, एक मुख्य ज्यामितीय परिणाम है, एक मुख्य ज्यामितीय परिणाम है। एन इम्पोर्टेंट ज्योमेट्रिकल रिजल्ट ये है कि यदि तीन समांतर रेखाएं हों, तीन समांतर रेखाएं, 1 2 3 समांतर रेखाएं हों और उनके द्वारा एक तिर्यक रेखा पर, मान लेते हैं कि XY तिर्यक रेखा पर बनाए गए अंतःखंड बराबर हो, मान लीजिए कि LM बराबर MN होगा, अंतःखंड बराबर हो, तो किसी अन्य तिर्यक रेखा ST ले लिए, अन्य तिर्यक रेखा पर उनके द्वारा बनाए गए अंतःखंड PQ और QR जो होगा ये भी बराबर होंगे। यदि LM बराबर MN होगा तो PQ बराबर QR होगा। यही है आपका एक मुख्य ज्यामितीय परिणाम। तो यहाँ पर तीन भुजा समांतर हैं और XY जो है एक तिर्यक रेखा ले रहे हैं, तो ये बनाए गए अंतःखंड जो अंतःखंड यदि बराबर है, इनके द्वारा बनाया गया अंतःखंड LM और MN, यदि यहाँ पर लिखेंगे कि यदि LM बराबर MN होगा, LM बराबर MN होगा तो LM बराबर MN होगा तो PQ बराबर QR होगा, PQ बराबर आपका QR हो जाएगा, ठीक है। तो यही एक मुख्य ज्यामितीय परिणाम है। तो इस तरह से इस क्लास में इतना ही था जो कि हम लोग को पढ़ना था। अब जो है हम शुरू करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम को, जो कि क्वेश्चन में पूछ देता है, एग्जाम में पूछ देता है डायरेक्ट कि मिड पॉइंट थ्योरम को सिद्ध कीजिए। तो इसको हम सिद्ध करके आपको बता रहे हैं। मिड पॉइंट थ्योरम जो प्रमेय नंबर 26 है, अभी जो हम लोग पढ़े प्रमेय नंबर 26, उसी को सिद्ध करके हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो प्रमेय नंबर 26 है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसका आधा होता है। ये आपको याद भी हो चुका होगा, ठीक है। तो विशेष प्रतिज्ञा या चाहे दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में AB और AC भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः E और F हैं। तो सिद्ध करना है कि EF जो है समांतर होगा BC के और EF बराबर होगा 1/2 BC। तो इसके लिए हम लोग को पहले रचना करना पड़ेगा कि EF को जो है F से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। F से आगे बढ़ाएंगे, G तक बढ़ाएंगे, G एक बिंदु लेंगे जहाँ EF बराबर FG होना चाहिए, ठीक है। तो ये रचना में है आपका कि EF बराबर, EF के लंबाई के बराबर FG लेंगे। तो आपका EF लगभग है 2 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर है। तो 2.5 सेंटीमीटर इसको और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। लगभग से बढ़ा देना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको 2.5 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। तो ये यहाँ तक बढ़ा दिए, G तक बढ़ा दिए, ठीक है। ये आपका G पॉइंट हो गया, G पॉइंट हो गया। इसके बाद जो है G एवं C को मिला देना है, G एवं C को मिला देते हैं, G एवं C को मिला दें। ये आपका रचना हो गया, ठीक है। G एवं C को मिला दिए। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि EF जो है, EF समांतर है BC के और EF बराबर 1/2 BC होगा। तो यदि हम चतुर्भुज जो है EFCG को EGCB को यह चतुर्भुज को हम लोग यदि समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर देंगे, समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर देंगे, तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा से EG समांतर हो जाएगा BC के। इस प्रकार जो है EF चूँकि EG का पार्ट है, इसलिए EF समांतर हो जाएगा BC के, एक सिद्ध हो जाएगा। और यदि हम लोग वही जो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है प्रमेय नंबर 19 से, तो BC बराबर EG हो जाएगा, BC बराबर EG हो जाएगा। और इसको बढ़ाए हैं EF बराबर FG है, तो BC बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, EF बराबर FG है तो BC बराबर 2EF हो जाएगा। तो BC बराबर 2EF हो जाएगा, तो EF बराबर 1/2 BC प्राप्त कर लेंगे हम लोग। तो हम लोग को क्या करना है केवल कि EGCB को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग रचना तो कर चुके हैं, अब देखेंगे उत्पत्ति लिखेंगे, ठीक है। उत्पत्ति लिखेंगे। तो उत्पत्ति में लिखेंगे, अब त्रिभुज चलेंगे, त्रिभुज AEF और GFC में लिखेंगे। उत्पत्ति में लिखेंगे त्रिभुज AEF और त्रिभुज
FGC में। आपका जो है अब इस त्रिभुज में देखिए तो यहाँ पर देखिए भुजा हो जा रहा है, भुजा ये एफ बराबर सी एफ हो जा रहा है भुजा। इसके बाद कोण, ये दोनों समूह कोण है, भुजा कोण, और ये आपका ई एफ बराबर एफ जी, ये रचना से। तो भुजा कोण भुजा, ठीक है, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता अभिगृहित से दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। पहले तो सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। पहले लिखेंगे त्रिभुज ए ई एफ और त्रिभुज एफ जी सी में। ए ई एफ में क्या है, ए एफ है, ठीक है, ए एफ बराबर एफ सी, एफ जी सी में है एफ सी है। ये क्यों है, क्योंकि एफ जो है एफ ए सी का मध्य बिंदु है, ये आपका दिया हुआ है, एफ ए सी का मध्य बिंदु है, एफ ए सी का मध्य बिंदु है, इसलिए एफ बराबर एफ सी हो गया। इसके बाद कोण जो है ए एफ ई, कोण ए एफ ई बराबर कोण हो जाएगा जी एफ सी। यह कोण, दोनों कोण क्या है, समूह कोण है, बराबर कोण हो जाएगा जी एफ सी। यह क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों समूह कोण है। अब जो है ये भुजा हो गया, कोण हो गया भुजा, ई एफ बराबर एफ जी आपका रचना से हो जाएगा, ई एफ बराबर एफ जी, ये आपका हो जाएगा रचना से, ये आपका हो गया रचना से। तो इसे लिखेंगे, ये आपका हो गया क्या, भुजा हो गया, भुजा को एस लिखते हैं साइड, इसकी एंगल हो गया, ठीक है, और ये आपका भी साइड हो गया। तो लिखेंगे इसलिए एस ए एस सर्वांग समता, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता क्या था, अभिगृहित था, बाकी सब परमेय था। आप लोग को पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। तो सर्वांग समता लिखेंगे अभिगृहित से, सर्वांग समता अभिगृहित से त्रिभुज जो होगा ए ई एफ, त्रिभुज ए ई एफ सर्वांगसम हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज एफ जी सी के, त्रिभुज एफ जी सी के सर्वांगसम हो गया। तो इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, ए ई एफ और एफ जी सी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा और संगत कोण बराबर होते हैं। तो ए ई का संगत भुजा कौन है, जी सी, इसलिए लिखेंगे ए ई बराबर जी सी, ठीक है। ये आपका सी पी सी टी, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा लिख सकते हैं, या शॉर्टकट में लिख देंगे सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंस पार्ट, सॉरी corresponding part of congruence triangle, corresponding part of congruence triangle, CPCT रूल से। तो ए बराबर जी सी हो गया, और लिखेंगे कोण जो है, कोण जो होगा, कोण ए ई एफ जो होगा, कोण ए ई एफ, कोण ए ई एफ आपका एकांतर कोण है, ए ई एफ किसके बराबर हो जाएगा, कोण एफ जी सी के। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और दोनों चूँकि एकांतर कोण है तो उसका हम लाभ उठाएंगे। तो बराबर हो जाएगा कोण एफ जी सी के बराबर हो जाएगा, कोण ए ई एफ और कोण एफ जी सी बराबर हो जाएगा। ये भी आपका हो जाएगा, लिख देंगे सर्वांगसम त्रिभुज की संगत कोण या कोरोस्पेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ये इतना हो गया, ए बराबर जी सी हम लोग सिद्ध कर दिए। अब चूँकि लिखेंगे, चूँकि इसको मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण, इसको मान लेते हैं सेकंड समीकरण। अब लिखेंगे चूँकि ए बराबर जी सी, और ए बराबर क्या है, ए बराबर क्या है, ए बराबर हो जाएगा ई बी हो जाएगा, क्योंकि ई जो है ए बी का मध्य बिंदु है, और ए बराबर हो जाएगा ई बी, ठीक है। ई जो है ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए बराबर ई बी मध्य बिंदु है। तो ए बराबर ई बी हो गया, और ए बराबर जी सी हो गया, और ए बराबर ई बी हो गया, इसलिए लिखेंगे ई बी बराबर क्या हो जाएगा, जी सी, ई बी बराबर आपका हो गया जी सी। तो हमको मेन जो है सिद्ध करना है कि जो है ई जी सी बी जो है एक समांतर चतुर्भुज है। तो एक हम लोग प्राप्त कर लिए कि ई बी बराबर आपका जी सी हो गया, ई बी बराबर जी सी हो गया। अब हमको जो है ई बी और जी सी को समांतर सिद्ध कर देंगे। तो प्रमेय नंबर 25 का उपयोग करके इसको ई जी सी बी को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर देंगे। तो ई बी बराबर आपका जी सी हो गया। अब लिखेंगे चूँकि कोण ए ई एफ बराबर कोण एफ जी सी है, कोण ए ई एफ जो है ए ई एफ बराबर एफ जी सी, और दोनों क्या है, एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण बराबर है, इसलिए जो है जी सी और जो ए बी जो है, जी सी और ए बी दोनों क्या है, एक समांतर रेखाएं हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि कोण ए ई एफ बराबर है कोण
एफ जी सी के और दोनों एकांतर कोण हैं, और चूँकि दोनों जो है एकांतर कोण हैं, दोनों एकांतर कोण हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ए जो है ए इसको मान लेते हैं, मान लीजिए कि ए बी है ये, और ये जो इसको भुजा इस जी भुजा को और समझने के लिए और बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए बी और जी सी दो रेखाएं हैं, ए बी और जी सी दो रेखाएं हैं, और ई जी जो है एक तिर्यक रेखा है, और ये दोनों तिर्यक रेखा है और एकांतर कोण जो है दोनों बराबर हैं, इसलिए ए बी जो है समांतर हो जाएगा जी सी के। दोनों एकांतर कोण हैं, इससे लिखेंगे कि ए बी समांतर हो जाएगा जी सी के, ए बी समांतर हो गया जी सी के। अर्थात और लिख सकते हैं ए बी जब समांतर हो जाएगा जी सी के, ए बी समांतर हो गया जी सी के, तो ई बी समांतर हो जाएगा जी सी के, इसलिए लिखेंगे ई बी समांतर हो जाएगा जी सी के, क्योंकि ई बी जो है ए बी का पार्ट है, ई बी जो है ई बी ए बी का हिस्सा है या पार्ट है या भाग है। ठीक है, तो ई बी समांतर हो गया जी सी के और ई बी बराबर हो गया जी सी, इसको मान लेते हैं थर्ड समीकरण और इसको मान लेते हैं फोर्थ समीकरण। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण थर्ड और फोर्थ से, समीकरण थर्ड और फोर्थ से इसको यहाँ बढ़ा लेते हैं, समीकरण थर्ड और फोर्थ से ई बी, थर्ड में क्या है, ई बी बराबर जी सी है, यहाँ पर देख लीजिए ई बी बराबर जी सी, और फोर में क्या है, ई बी समांतर है जी सी के। ई बी जो है ई बी बराबर हो गया जी सी के, और ई बी समांतर हो गया जी सी के। तो हम लोग प्रमेय नंबर 25 पढ़े थे कि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि इसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म मतलब कि ई बी और जी सी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर बराबर और समांतर हो, परस्पर बराबर और समांतर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए प्रमेय नंबर 25 से ई बी सी जी क्या है, ई बी सी जी इसको लिख सकते हैं, ई बी सी जी चतुर्भुज में देखिए, चतुर्भुज ई बी सी जी में ई बी बराबर हो गया सी जी के, ई बी बराबर हो गया जी सी के। ठीक है, ई बी बराबर जी सी के और ई बी बराबर हो गया, ई बी समांतर हो गया जी सी के, तो ई बी जो है बराबर हो गया जी सी के और ई बी जो है समांतर हो गया जी सी के, इसलिए यह चतुर्भुज ई बी सी जी जो है एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। प्रमेय नंबर 25 से ई बी सी जी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा, जो कि हमको यहीं पर पहुंचना था, क्योंकि जब ई बी सी जी समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिए, ठीक है, तो ई बी सी जी समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिए, तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा से क्या हो जाएगा, अब ई जी जो हो जाएगा ई जी समांतर हो जाएगा, ई जी समांतर हो जाएगा बी सी के, ई जी समांतर हो जाएगा बी सी के। ई बी सी जी एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिए, तो हम समांतर चतुर्भुज की परिभाषा में होता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, इसलिए ई जी समांतर हो जाएगा बी सी के, लिखेंगे ई जी समांतर हो जाएगा बी सी के, और जो है ई जी ई एफ समांतर हो जाएगा बी सी के। एक हम लोग प्रूफ कर दिए, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे ई एफ जो है ई जी का एक हिस्सा है, ई एफ समांतर हो जाएगा बी सी के, यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि ई एफ जो है ई जी का हिस्सा है, ई जी का हिस्सा है या भाग है। ई एफ समांतर हो गया बी सी के, और चूंकि ई बी सी जी समांतर चतुर्भुज हो गया, इसलिए प्रमेय नंबर 19 से समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो इसे लिखेंगे ई जी बराबर हो जाएगा बी सी, ई जी बराबर बी सी क्यों हो जाएगा, क्योंकि लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज ई बी सी जी की सम्मुख भुजाएं हैं, ई बी सी जी की सम्मुख भुजाएं हैं, इसलिए बराबर हो जाएंगी। तो ई जी को लिख सकते हैं, ई जी को क्या लिख सकते हैं, ई एफ प्लस एफ जी, ई जी को लिख सकते हैं ई एफ प्लस एफ जी,
ई जी को लिख सकते हैं ई एफ प्लस एफ जी, ई एफ प्लस एफ जी बराबर हो जाएगा बी सी। और ई एफ प्लस एफ जी, ई एफ बराबर है एफ जी के रचना से, तो ई एफ प्लस एफ जी के लिख सकते हैं ई एफ बराबर हो गया बी सी। यहाँ पर लिख देंगे चूँकि ई एफ बराबर है एफ जी के आपका ये रचना से है, बराबर है, आपका हो गया 2EF बराबर हो गया BC के, इसलिए EF बराबर हो जाएगा 1/2 BC। तो यही आप सिद्ध करना था, ये सिद्ध करना था EF समांतर हो गया BC के, ठीक है, EF समांतर हो गया BC के और EF बराबर हो गया 1/2 BC। तो यही सिद्ध करना था हम लोग को और हम लोग सिद्ध कर चुके हैं।